पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? ए लिनियस, बी लामार्क, सी मेंडल या डी डार्विन। तो यह पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑप्शन डी डार्विन के द्वारा लिखी गई है। डार्विन की बुक का नाम क्या है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? यानी जेनेटिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए मेंडल के नियम का, ऑप्शन बी जैव विकास, ऑप्शन सी डीएनए संरचना, ऑप्शन डी आनुवंशिकता और विचरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आनुवंशिकता और विचरण। यानी जेनेटिक्स में हम आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन करते हैं। और एक इसके फादर कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो पौधे नमक वाले मिट्टी में उगते हैं उनके लिए ऑप्शन ए जीरोफाइट, बी हाइड्रोफाइट, सी हेलोफाइट या डी सक्यूफाइट। तो जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें बोला जाता है हेलोफाइट, यानी ऑप्शन सी। और हेलो का मतलब ही होता है लवण। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ऑप्शन ए B1, ऑप्शन बी B2, ऑप्शन सी B6 या ऑप्शन डी B12 यानी B12। तो कोबाल्ट की बात करें तो यह ऑप्शन डी यानी B12 में होता है, याद रखिए। इसके अलावा अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, जबकि आयरन हीमोग्लोबिन में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ जमा होता है? ए यकृत में, बी त्वचा में, सी फुफ्फुस में या डी वृक्क में। तो हमारा राइट आंसर है ए यानी लिवर, यकृत में। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है इंसुलिन क्या है? इंसुलिन के बारे में पूछा जा रहा है। इंसुलिन क्या है? ऑप्शन ए वसा है, ऑप्शन बी विटामिन है, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट है या ऑप्शन डी प्रोटीन है। तो अगर इंसुलिन की बात करें तो ये ऑप्शन डी यानी एक प्रोटीन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भ्रूण यानी इम्ब्रो जो होता है वो किस में मिलता है? फूल में, बी पर्ण में, सी बीज में या डी कली में। तो आप लोग को पता होगा कि ये जो मिलता है वो बीज में मिलता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बढ़ते गए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है टाइफाइड और कॉलरा कैसे बीमारी हैं, यानी किस टाइप के डिजीज में आते हैं? ऑप्शन ए संक्रामक, ऑप्शन बी वायु जनित, ऑप्शन जी जल जनित और डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जल जनित। यानी टाइफाइड और कॉलरा जो है वो प्रदूषित पानी यानी पॉल्यूटेड वाटर के कारण होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऑन्कोजिन किससे संबंधित है? यानी ऑन्कोजिन का संबंध किससे है? ए तपेदिक से, बी पीलिया से, सी कर्क रोग यानी कैंसर से और डी आर्त्र ज्वर यानी टाइफाइड से। तो अगर ऑन्कोजिन की बात करें तो जुड़ा हुआ है ऑप्शन सी यानी कर्क रोग से, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? तो जिसको हम लोग कैंसर के नाम से भी जानते हैं। यानी ऑन्कोजिन का जो संबंध है वो ऑप्शन सी कर्क रोग से है, कैंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? यानी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल कौन करता है? तो बॉडी की टेम्परेचर के कंट्रोल की बात करें ऑप्शन ए मेडुला, बी थैलमस, सी हाइपोथैलमस या डी सेरिबलम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हाइपोथैलमस। यानी शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है हाइपोथैलमस। जितने भी सवाल है ये प्रीवियस बीपीएससी में आए हुए हैं जो आगामी सभी एग्जामों के लिए ज़रूरी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बाष्पीकरण, ऑप्शन बी हिमीकरण, ऑप्शन सी पिघलना, डी ऊर्ध्वपातन यानी सबलाइमेशन। तो जब कोई ठोस सीधे वाष्प में चेंज हो जाए यानी सॉलिड डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं सबलाइमेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नींबू खट्टा किस कारण होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के कारण, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल के कारण, ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल के कारण या ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल के कारण। तो जो भी खट्टे पदार्थ है उसका रीजन होता है साइट्रिक अम्ल। यानी नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल के कारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? यानी रेडियम जो हमें मिलता है वो किससे मिलता है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी पिंच ब्लेड, सी रूटाइल या डी हेमेटाइट। तो हम लोग को रेडियम जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है पिंच ब्लेड से, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तैरने के तालाब में मनुष्य की त्वचा जल सकती है, इसका कारण क्या है? ए अवरक्त किरण के कारण, बी क्लोरीन के कारण, सी उष्मा के कारण, डी पाराबैंगनी किरण के कारण।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरीन के कारण। यानी तालाब में मनुष्य की अगर त्वचा जलती है तो इसका कारण क्लोरीन होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते, क्यों? ऑप्शन ए, बहुत महंगे हैं। दूसरा, एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा प्रदर्शित नहीं कर सकते। सी, इनका प्रयोग निरापद नहीं है। और डी, ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। तो सही राइट आंसर है ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साबुन ग्रीज को हटाता है, इसमें किस विधि का उपयोग होता है? ऑप्शन ए, स्कंदन द्वारा। ऑप्शन बी, अधिशोषण द्वारा। ऑप्शन सी, पायसीकरण द्वारा। ऑप्शन डी, परासरण द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी साबुन जो ग्रीज को हटाता है, इसमें जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो होता है पायसीकरण, जिसको इमल्सिफिकेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या है? यानी ड्राई आइस का फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन ए, ठोस पानी। ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी, निर्जल बर्फ। या ऑप्शन डी, ठोस हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सॉलिड CO2 को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? यानी एसिड रेन क्यों होती है? ऑप्शन ए, कारखानों के कारण। बी, पेट्रोल से। सी, कोयला जलाने से। या डी, लकड़ी से। तो अगर अम्ल वर्षा की बात करें तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है SO2 और NO2, जो वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कारखानों से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूने का पानी दुधिया क्यों हो जाता है, यानी मिल्की वाइट क्यों हो जाता है? ऑप्शन ए, CO के कारण। बी, CO2 के कारण। CO2 के कारण। या डी, O3 के कारण। तो राइट आंसर होगा CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। यानी चूने का जो पानी है वो मिल्की वाइट हो जाता है CO2 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई है, यानी इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है? ए, एम्पियर। बी, वोल्ट। सी, कूलम। डी, वॉट। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी वॉट। इलेक्ट्रिकल पावर का जो यूनिट होता है वो वॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? ए, आवृत्ति। बी, ऊर्जा। सी, ऊष्मा। डी, गुणवत्ता। तो अगर हर्ट्ज की बात करें तो इसमें ए ऑप्शन होगा, आवृत्ति, यानी फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यानी लाइट ईयर जो है किसकी यूनिट है? ए, समय की। बी, गति की। सी, दूरी की। डी, प्रकाश की तीव्रता की। इसका राइट आंसर होगा डिस्टेंस, यानी दूरी। प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो दूरी की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? ए, तरंगदैर्घ्य की। बी, ऊर्जा की। सी, आवृत्ति की। डी, वेग की। तो जो एंगस्ट्रॉम है वो तरंगदैर्घ्य की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए, यानी एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है? तो तरंगदैर्घ्य की, यानी वेवलेंथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल कैसा होता है? ऑप्शन ए, सोडियम सिलिकेट। बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सी, जर्मेनियम ऑक्साइड। या डी, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गॉड पार्टिकल किसको बोला गया? ए, न्यूट्रिनो को। बी, हिग्स बोसान को। सी, मेसॉन को। डी, प्रोजीटॉन को। इसका राइट आंसर होगा हिग्स बोसान, यानी गॉड पार्टिकल जो बोला गया ऑप्शन बी, हिग्स बोसान को बोला गया। अगला, सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ए, 1928। बी, 1930। सी, 1932। डी, 1950। यानी CV रमन को जो फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में मिला था। किसके लिए? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रडार के आविष्कारक कौन थे? तो रडार के आविष्कारक ऑप्शन है ए, रॉबर्ट वाटसन। बी, फ्लेमिंग। सी, बुश वॉल। डी, ऑस्टिन। तो रडार के आविष्कारक थे ए, ऑप्शन होगा रॉबर्ट वाटसन, रडार के आविष्कारक थे। अगला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है कि अगर ठोस को सीधे गैस में बदलते हैं तो क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पन या उबलना? तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन, यानी सब्लाइमेशन, जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा है, यानी कि अगर परमाणु के एटम की बात, परमाणु के सेंटर की बात करें तो इसमें जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसमें उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर डी। और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों आ जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर में मोशन करते रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्द्रता किस उपकरण में मापी जाती है? हाइड्रोमीटर। बी, हाइग्रोमीटर। सी, पायरोमीटर। डी, लैक्टोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, हाइग्रोमीटर, यानी आर्द्रता जो मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। अगर हाइड्रोमीटर की बात करें तो इससे जल की तीव्रता मापी जाती है, पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस ये अंतिम क्वेश्चन था। चलिए वीडियो को जरूर देखें ताकि आने वाले BPSC एग्जाम के लिए ये आप लाभकारी हो। थैंक्स।